नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्फोट। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया के वॉर फ्रंट्स की हर छोटी बड़ी खबर। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार विस्फोट में आज क्या खास रहने वाला है। विस्फोट में आज हम आपको बताने जा रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बारे में। यूरोपीय देश यूक्रेन को मदद कर रहे हैं, जिससे पुतिन का गुस्सा उन पर फूट सकता है। लेकिन अब यूरोप के सामने एक और बड़ा खतरा आकर के खड़ा हो गया है। रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन में मौजूदा परमाणु रिएक्टर्स पर रेडिएशन का खतरा अब बढ़ गया है। लेकिन ये हुआ कैसे है, ये आपको आज हम बताएंगे। इसके साथ दूसरी बड़ी स्टोरी कौन सी होगी विस्फोट की, अब वो आपको बताते हैं। बात हम ट्रंप की करेंगे। ट्रंप ईरान पर हमले को लेकर के तैयारी कर रहे हैं। समंदर से लेकर के आसमान तक ये तैयारी की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच ईरान ने भी ट्रंप को करारा जवाब देने की तैयारी कर ली है। ईरान की मिसाइलें और जहाज पूरी तरीके से तैयार हैं। समंदर से लेकर के मिडिल ईस्ट में मौजूदा अमेरिकी बेस और अमेरिका की धरती को भी दहला सकते हैं, ये जानकारी मिली है। वहीं बात हम ग्रीनलैंड की भी करेंगे, जो अब विश्व युद्ध का एक नया फ्रंट बनते जा रहा है। दरअसल नेटो को लेकर के ट्रंप पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गए हैं। उन्होंने ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं करने जा रहे हैं ऐसा कहा है, लेकिन सैन्य तैनाती है, ये भी सच है, जो दूसरे देशों को जंग के लिए तैयारी में लगा रही है। जाहिर है कि ये बर्फ से ढका आइलैंड विश्व युद्ध का मैदान बन सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर और सबसे पहले आपको बताते हैं कि बड़ी खबर क्या है। और खबर यह है कि यूक्रेन का क्रीमिया पर बड़ा हमला देखने को मिला है। यूक्रेनी क्रूज मिसाइलों से अटैक किया गया है। ये कहां पर किया गया है? बेलबेक और काचा एयरबेस को निशाना बनाया गया है। तो जानकारी यह है कि यूक्रेन का क्रीमिया पर जो बड़ा हमला हुआ है क्रूज मिसाइलों के माध्यम से, उसमें बेलबेक और काचा एयरबेस को निशाना बनाया गया है। बालाकोएला थर्मल पावर प्लांट को भी निशाना बनाया गया है। कई जगहों को यूक्रेन की तरफ से निशाना बनाया गया, जिसमें बेलबेक और काचा एयरबेस खासे तरीके से मौजूद नजर आते हैं और बालाकोएला जो थर्मल पावर प्लांट है उसे भी नुकसान पहुंचाया गया है। ये सैटेलाइट इमेज सामने आई है इस पूरे घटनाक्रम की कि किस तरीके से यूक्रेन ने क्रीमिया पर यह हमला किया है और जगह जगह जो उसके एयरबेस मौजूद है उसे खास तौर पर से निशाना बनाया गया है। जब यहाँ पर आक्रमण किया गया तो उसके बाद जो विस्फोट की तस्वीर है वो कुछ इस तरीके से नजर आती है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आग नजर आती है, यानी इस एयरबेस को जो तैयारी थी पूरी तरीके से तबाह करने की, उस तैयारी के तहत यहाँ पर यूक्रेन आगे बढ़ा और उसने इसे तबाह कर दिया है। काचा एयरबेस भी इसमें शामिल है। तो दो एयरबेस है जिसे निशाना बनाया गया है और इसके साथ ही बालाकोएला थर्मल पावर प्लांट है उसे भी निशाना बनाया गया है। इसमें बेलबेक और काचा एयरबेस को निशाना बनाया गया है। तो उसके बाद जो तस्वीरें आई है यूक्रेनी क्रूज मिसाइलों से अटैक करके तबाही के निशान यहाँ पर वो छोड़ गई है। वहीं एक और जानकारी आ रही है, वो जानकारी भी हम आपको दे देते हैं। जानकारी ये है कि अपनी सेना को और मजबूत कर रहा है जर्मनी। ये जानकारी मिल रही है कि जर्मनी इन युद्ध के बीच में अपनी सेना को मजबूती प्रदान करने के लिए अब आगे बढ़ रहा है और अपनी सेना को मजबूती दे रहा है। मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल के लिए उसकी तरफ से ऑर्डर भी दे दिए गए हैं। एक जानकारी ये भी मिली है कि एयर टू एयर मिसाइल के लिए उसकी तरफ से और ज्यादा ऑर्डर दिए गए हैं। इसे बनाने के लिए, इसकी संख्या बढ़ाने के लिए जो तैयारी है वो की जा रही है, क्योंकि ये जो पूरा युद्ध है रूस यूक्रेन का वो यूरोप की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आ रहा है और यही वजह है कि हर देश की तरफ से अपनी एक खास तैयारी की जा रही है। जर्मनी तैयारी कर रहा है, पोलैंड तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि कभी भी रूस यूरोप के देशों को निशाना बना सकता है। ऐसे में यूरोप के देश ये नहीं चाहते हैं कि वो कभी भी कमजोर पड़ जाए। इसीलिए जर्मनी ने सबसे पहले कदम उठाते हुए एयर टू एयर मिसाइल के लिए ऑर्डर दे दिया है और इसके साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि जर्मनी के अलावा पोलैंड ने भी इसी तरीके से तैयारी कर ली है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो इसकी तैयारी से थोड़े आगे बढ़ते हुए अपने नागरिकों को चेतावनी दे रहे हैं कि कभी भी रूस के साथ युद्ध में हम आ सकते हैं। ऐसे में आपको संभल करके रहना है। यहां तक यूरोप के कई देशों ने अपने नागरिकों को चेतावनी जारी कर दी है। दो जानकारी हम आपको बता रहे हैं। पहली जानकारी ये है कि यूक्रेन ने रूस की कई जगहों को निशाना बनाया, एयरबेस को खास तौर पर निशाना बनाया है। वहीं एक खबर यह भी आ रही है कि यूक्रेन रूस युद्ध अब यहां से आगे बढ़ते हुए यूरोप की तरफ जा सकता है। इसलिए जर्मनी ने अपने देश को और ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए एक नई तैयारी कर ली है। रूस और यूक्रेन की जंग की जो न केवल बात करें कि 4 साल में ये प्रवेश कर गई है, बल्कि ये यूरोप के दूसरे देशों तक भी फैलते हुए नजर आ रही है।
यूरोप पर नया खतरा भी इसी वजह से मंडराने लगा है। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार वो कौन कौन सा खतरा है और किन किन देशों पर यह मंडरा रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले तेज। यूरोप पर भी खतरा बढ़ा। दोहराया जाएगा चेरनोबिल हादसा। रूस करीब 4 साल से यूक्रेन की धरती को बारूद से दहला रहा है। रूसी विमान बमबारी कर रहे हैं। आत्मघाती ड्रोन हमले कर रहे हैं। मिसाइलें आग बरसा रही हैं। डोनबास समेत कुछ इलाकों पर कब्जा करके रूस और यूक्रेन के बीच बफर जोन बनाने की पुतिन की रणनीति अब बदल चुकी है। अब क्रेमलिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाह रहा है। अपने टारगेट को हासिल करने के लिए रूसी सेना का बेहद आक्रामक रुख जारी है। रूस के तोपखाने लगातार आग उगल रहे हैं। रूसी सेना ने शुरुआत में यूक्रेनी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया, जवानों को टारगेट किया, सैन्य अड्डों पर हमले किए। रूस की शुरुआती रणनीति रही कि यूक्रेन की सेना का संहार करके उसे घुटने टेकने को मजबूर किया जाए। पुतिन की यह रणनीति धीरे धीरे पूरे यूक्रेन पर कब्जे के प्लान में बदल गई, जिसके बाद रूसी सेना ने भीषण हमले शुरू किए। राजधानी कीव से लेकर ओडेसा, ज़ेपोरिज़िया, खार्किव और लवीव तक रूस ने जबरदस्त बारूद बरसाया। रूस ने सर्दियों में यूक्रेन को जमा देने का प्लान बनाया। यूक्रेन के नागरिक ठिकानों पर जबरदस्त हमले शुरू किए गए।
बिजली घरों और थर्मल पावर प्लांट्स को निशाना बनाया गया ताकि सर्दियों के दौरान जब पारा -20 डिग्री के करीब पहुंच रहा हो, लोगों को गर्म पानी और भाप की सप्लाई प्रभावित हो जाए। रूस का प्लान था कि सर्दियों में यूक्रेन के लोगों की तकलीफ इतनी बढ़ा दी जाए कि लोग खुद ज़ेलेंस्की से सरेंडर करने की मांग करने लगे। लेकिन अब रूस के हमलों की जद में न्यूक्लियर पावर प्लांट आ रहे हैं। आशंका है कि रूस के हमलों की वजह से जो बिजली सब स्टेशन तबाह हुए, उनकी वजह से न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है। रूस के हमलों की वजह से परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से जुड़ी बिजली की सप्लाई लाइनें प्रभावित हुई हैं। दरअसल न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ठंडा रखने के लिए बिजली की जरूरत होती है। इनमें से कई लाइनें रूस के हमलों की वजह से खराब पड़ी हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA भी चेर्नोबिल प्लांट को लेकर चेतावनी जारी कर चुका है कि अगर रिएक्टर्स को ठंडा रखने के लिए जरूरी बिजली की सप्लाई नहीं हुई, से रेडिएशन लीक होने का खतरा हो सकता है। चेर्नोबिल प्लांट को बिजली सप्लाई करने वाली लाइनें हमलों की वजह से प्रभावित हुई। चेर्नोबिल प्लांट के बाहरी डोम को ड्रोन अटैक की वजह से नुकसान हुआ है। प्लांट को ठंडा रखने के लिए बिजली की जरूरत होती है ताकि पानी की सप्लाई बनी रहे। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने न्यूक्लियर रिएक्टर में बिजली सप्लाई करने वाले बिजली घर तबाह कर दिए, जिससे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को होने वाली बिजली की सप्लाई प्रभावित हुई। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि वो इन लाइनों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस काम में वक्त लगेगा। बात करें यूक्रेन के परमाणु ऊर्जा केंद्रों की। रिवने में 4 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं। रिवने में 2 रिएक्टर्स बंद हैं और 2 काम कर रहे हैं। खमेलनित्स्की में 2 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स बिजली उत्पादन कर रहे हैं। साउथ यूक्रेन में 3 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स काम कर रहे हैं। ज़पोरिज़िया में 6 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं, इनमें से 2 काम कर रहे हैं। चेर्नोबिल का न्यूक्लियर पावर रिएक्टर 1986 में हादसे के बाद से बंद पड़ा। साफ है कि अगर इन रिएक्टर्स में कोई हादसा हुआ तो यकीनन ये न केवल यूक्रेन के लिए बल्कि यूरोप के लिए भी बुरे सपने जैसा होगा, क्योंकि यहां हादसा चेर्नोबिल प्लांट में हुए हादसे से भी भीषण हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।
तो आइए अब आपको बताते हैं कि चेरनोबिल प्लांट को लेकर के आखिरकार खतरा क्यों मंडरा रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि ये डर साल 2000 से शुरू हुआ था। 2000 में अगर बात की जाए तो उस वक्त चेरनोबिल प्लांट जो है वो बंद हो चुका था। ये 2000 की बात करें हम, सन 2000 की। उसके बाद क्षतिग्रस्त जो रिएक्टर है उस पर डोम बना दिया गया था। ये जो आप आउटर लेयर देख रहे हैं, ये वही डोम है जिसे बनाया गया था। 1986 में नष्ट हुए रिएक्टर 4 का कचरा भी यहाँ पर जमा करके रखा गया है। कंक्रीट और स्टील से अंदरूनी ढांचा इसका बनाया गया है। इसके अंदर की अगर हम बात करें, रेडिएशन रोकने के लिए इसका निर्माण हालांकि किया गया था, ताकि कंक्रीट और स्टील का जो ढांचा है वो इसे रोक सकता है। 2019 में स्टील से बना हुआ है ये बाहरी डोम, और ड्रोन अटैक से डोम को नुकसान हुआ है। बार बार ड्रोन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा इस युद्ध में किया जा रहा है, और ऐसे में इसी वजह से इसे सबसे ज्यादा नुकसान ड्रोन से पहुंचा है। और अब ये कहा जा रहा है कि इससे जो भी रेडिएशन होगा वो आसपास के देशों को भी नुकसान पहुंचाएगा। रूस का यूक्रेन की सेना पर बड़ा अटैक देखने को मिला है। इस दौरान एक और खबर आ रही है कि रूस का यूक्रेन की सेना पर यह बड़ा अटैक देखने को मिला है। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी सेना की पोस्ट पर यह हमला हुआ है। तो खबर यह है कि रूस का यूक्रेन की सेना पर यह बड़ा अटैक हुआ है। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी सेना की पोस्ट तबाह की गई है। यूक्रेनी सेना को बहुत बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर उस दौरान की है जब यहाँ पर यूक्रेन के इस पोस्ट को निशाना बनाया गया, और उसे निशाना बनाने के बाद पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। एक बड़ा सा धमाका होता है, विस्फोट होता है, जिसके साथ ही ये जगह पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। अब आप समझिए कि ये युद्ध किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। जो भी उनकी सुरक्षा चौकियां यूक्रेन की, उन्हें नष्ट किया जा रहा है ताकि रूस पूरी तरीके से अंदर तक प्रवेश कर सके। और यही वजह है कि बार बार वो जो सुरक्षा चौकियां है यूक्रेन की, उन पर विस्फोट कर रहा है और उन्हें खत्म कर रहा है, ताकि यहां से होते हुए जो रशिया के जवान हैं वो अंदर यूक्रेन की तरफ प्रवेश कर जाए। एक खबर और आ रही है। जानकारी है कि रूस की सेना को IMR-3M मिला है। ये जानकारी है कि IMR-3M इंजीनियरिंग टैंक इन्हें मिला है, और ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एंटी ड्रोन सिस्टम से पूरी तरीके से लैस है। टैंक जंग के मैदान में मुसीबतों को रास्ते से हटाता है, ये जानकारी है। ये टैंक, अब आप समझिए कि कितना ज्यादा इनके लिए इस युद्ध में, जंग के मैदान में मुसीबत को अगर ये रास्ते से हटाता है। ये टैंक देखिए, किसी भी तरीके की कोई भी मुसीबत है, कोई वाहन पड़ा हुआ है, कुछ और चीजें पड़ी हुई हैं, तो उन्हें तुरंत से रास्ते से ये हटाएगा और इसके साथ ही आगे बढ़ जाएगा। टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल ज्यादा किया गया है ताकि जो रशिया के जवान हैं उन्हें किसी भी तरीके से कोई भी मुसीबत का सामना किए बिना ही अपने एम तक पहुंचने में जो सक्षमता है वो प्रदान करे। इसीलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रशिया को क्योंकि ये मिला है, तो ऐसे में रशिया की जो मुसीबतें हैं जंग के मैदान में वो खत्म हो जाती है। दो जानकारियां हैं कि किस तरीके से रशिया की तरफ से बार बार हमले किए जा रहे हैं और अटैक करके जो सुरक्षा चौकियां हैं उन्हें तबाह किया जा रहा है। तो एक जानकारी ये है कि रूस की सेना को IMR-3M इंजीनियरिंग टैंक मिला है, जो कि जंग के मैदान में मुसीबतों को रास्ते से हटाता है। जैसा आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से ये हटाते हुए वहां से नजर आता है। दो तस्वीरें, दो गवाही, ये बताने के लिए कि रूस यूक्रेन युद्ध अभी भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है जैसा कि ये शुरू हुआ था। रूस की सेना लगातार यूक्रेन पर ताबड़तोड़ अटैक कर रही है, जिनमें यूक्रेन के बिजली घरों को काफी नुकसान भी पहुंचा है। तो वही यूक्रेनी सेना भी रूस के शहरों और महत्वपूर्ण ठिकानों को तबाह कर रही है। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। दोनों ही देश एक दूसरे में भारी तबाही मचा रहे हैं। रूसी बारूद से यूक्रेन की धरती धधक रही है। रूसी बारूद की गंध यूक्रेन की फिजाओं में महसूस की जा सकती है।
क्रेमलिन के जवान अब यूक्रेन पर हमलों में सुसाइड ड्रोन के साथ ही बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन की आई तस्वीरें रूस के हमलों की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को बयां करने के लिए काफी हैं। रूस ने सबसे ज्यादा हमले यूक्रेन की राजधानी कीव पर किए। इसके अलावा ज़ैपोरिज़िया, खार्किव और पोल्टावा को भी निशाना बनाया गया। राजधानी कीव के साथ ही खार्किव में बिजली सप्लाई स्टेशनों को निशाना बनाया जा रहा है। रूस की सेना थर्मल पावर प्लांट्स को भी तबाह कर रही है ताकि गिरते पारे के बीच यूक्रेन के लोगों की मुश्किलें बढ़ाई जा सके। हालात ये हो गए कि खार्किव में हीटिंग सिस्टम बंद होने से लाखों लोग प्रभावित हुए। उनके लिए गर्म पानी और भाप की सप्लाई तक बंद हो गई। जहां एक और रूसी सेना यूक्रेन में तबाही फैला रही है, तो वहीं यूक्रेन की सेना भी रूस पर बराबर पलटवार कर रही है। यूक्रेन ने रूस के करीब 10 शहरों में जबरदस्त अटैक किए। यूक्रेन की सेना भी रूस की रणनीति पर चलकर बिजली घरों और थर्मल पावर स्टेशंस को निशाना बना रही है। यूक्रेन ने रूस के क्रास्नोदर, बेलगोरोद, तुला, ओरियोल, वोल्गोग्राद, कलुगा, रोस्तोव, कुर्स्क और पोतन की कमजोर नस क्रीमिया पर अटैक किया। यूक्रेन के हमलों की वजह से क्रास्नोदर में रिहायशी इलाके में दहशत मच गई। कई इमारतों में भीषण आग लग गई। हर ओर अफरा तफरी मच गई। इसके अलावा क्रास्नोदर के ऑयल डिपो में भी हमले किए गए। यूक्रेन के ओरियोल में थर्मल पावर प्लांट पर हमला किया।
जिससे प्लांट के एक हिस्से ने काम करना बंद कर दिया, जिसका असर करीब 10,000 लोगों पर पड़ा। इसके अलावा वोल्गोग्राद के थर्मल पावर प्लांट पर भी यूक्रेन ने हमला किया। इस हमले से करीब 3,000 लोग प्रभावित हुए। यूक्रेन ने डोनेस्क में भी रूसी सेना पर भीषण अटैक किए। दावा है कि रूसी सेना के ठिकाने पर किए गए हमले से रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। साथ ही रूसी हथियारों का एक डिपो भी नष्ट हो गया। साफ है कि साल 2026 में यूक्रेन की सेना के हमले बहुत बढ़ गए हैं। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की पुतिन को भी तबाही की तपिश का एहसास कराना चाहते हैं। हालांकि इन सब के बीच शांति के प्रयास मिसाइलों के शोर में खोते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब खबर आपको अमेरिका से जुड़ी हुई बताते जाए। यूएस के रिफ्यूलिंग और ट्रांसपोर्ट विमानों की उड़ान देखने को मिली है। यूरोप में अमेरिकी विमानों की आवाजाही बढ़ गई है। बताया ये जा रहा है स्पेन के मोरान बेस पर पहुंचे हुए हैं 4 KC-135 स्ट्रेटो टैंकर और B-2 बॉम्बर भी हवा में ही रिफ्यूलिंग करते हुए नजर आया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। KC-135 जॉर्डन के वोवाकफ सॉल्टी बेस पर बढ़े हैं। C-17 ग्लोबमास्टर भी यहाँ पर देखे गए हैं। अब अमेरिका की तरफ से आखिरकार इतने सारे विमान उड़ान क्यों भरते हुए नजर आ रहे हैं, ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। ये विमानों की तस्वीर भी देख लीजिए। C-17 से लेकर के जो बहुत अलग तरीके के विमान है, उन्नत किस्म के विमान है, वो यहाँ पर उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। और बताया ये जा रहा है कि ये यूरोप की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यूएस के रिफ्यूलिंग और ट्रांसपोर्ट विमानों की जो उड़ान यूरोप में देखने को मिली है। अमेरिकी विमानों की आवाजाही अब बढ़ते जा रही है। ये तस्वीर देखिए, ये स्पेन के मोरान बेस पर पहुंचे हुए हैं। इसमें KC-135 स्ट्रेटो टैंकर शामिल है। B-2 बॉम्बर भी हवा में ही रिफ्यूलिंग करते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा जॉर्डन के वोवाकफ सॉल्टी बेस पर C-17 ग्लोबमास्टर भी बढ़े हुए नजर आ रहे हैं, ये बताया जा रहा है। इसी बीच एक और खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं, जहां पेंटागन की तरफ से एक 75 सेकंड का वीडियो जारी किया गया है और वीडियो में B-2 बॉम्बर की जो ताकत है वो दिखाई गई है। 1 साल पूरा हो गया डोनाल्ड ट्रंप का, ऐसे में एक वीडियो जारी किया गया है B-2 बॉम्बर की जो ताकत है उसे दिखाने के लिए, और इसका इस्तेमाल ईरान के परमाणु संयंत्र पर हमले की झलक दिखाने के लिए किया गया है। ट्रंप के कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर ये वीडियो जारी किया गया है। आपको याद होगा कि जून में 2025 में जिस तरीके से ईरान पर हमले किए गए थे, उनका जो परमाणु संयंत्र है उसे बर्बाद करने का जो दावा किया गया था अमेरिका की तरफ से, उसमें B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया था। अब उसी से जुड़ा हुआ एक जो वीडियो है 75 सेकंड का, वो जारी किया गया है। ये वही वीडियो है जिसके माध्यम से अमेरिका ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमने किस तरीके से ईरान को वहीं पर घुटने टेकने के लिए न केवल मजबूर कर दिया, बल्कि इसके साथ ही वो ये दिखा रहे हैं कि हमारी जो सैन्य शक्ति है वो किस तरीके की है। 2 खबरें आपको दिखा रहे हैं। ये खबर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की ताकत से जुड़ी हुई है, जहां अमेरिका शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से ये संदेश भी दे रहा है कि वो शांति स्थापित करने की कोशिशों में लगा हुआ है। हालांकि ऐसी कोई बात निकल करके सामने नहीं आती, लेकिन उसका संदेश यही है कि हम शक्ति दिखा रहे हैं, लेकिन हम शांति स्थापित करना चाह रहे हैं, जैसा हमने ईरान में किया था B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल करके। इसके अलावा यूरोप के देशों की तरफ जो अमेरिका के विमान है, जेट है, वो हवाई उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान की ओर अमेरिका के बढ़ते हुए कदमों की अब बात करते हैं। दरअसल ईरान के आसपास अमेरिकी सेना की जो तैयारियां हैं वो तेज हो रही हैं, और उधर ईरान भी अमेरिका पर हमले के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उसकी मिसाइलें, स्पीड बोट मोर्चा संभाल रही हैं। Good morning and welcome to the War Department. If you attack the United States of America, we will crush you without mercy. That's why we named. ट्रंप की महत्वाकांक्षा अब उन्हें ईरान की ओर ले जा रही है। ईरान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करते हुए अमेरिका ने हमले की धमकी दी, और अब ट्रंप के जवान
अपनी पोजीशन संभाल रहे हैं। अमेरिका ईरान के आसपास तैनाती बढ़ा रहा है। हम आपको ईरान पर हमले के प्लान के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ईरान पर मानसिक दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने क्या कदम उठाया। The War Department. पेंटागन ने 75 सेकंड का एक वीडियो जारी किया जिसमें अमेरिकी सेना की ताकत और उपलब्धियां दिखाई गई। खास बात यह है कि इस वीडियो में 8 सेकंड में B-2 बॉम्बर दिखाए गए हैं। इनसे ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमले की झलक दिखाई गई है। पेंटागन की ओर से ईरान में हुई तबाही का पहली बार सार्वजनिक वीडियो जारी किया गया। माना जा रहा है कि अमेरिका की मंशा ईरान पर मानसिक दबाव बनाने की है। Good morning. वीडियो में कहा गया है कि अगर आप अमेरिका पर हमला करेंगे तो आपको बिना दया के कुचल दिया जाएगा। ईरान के खिलाफ अमेरिका के ऑपरेशन पिछली बार 7 B-2 बॉम्बर्स ने हिस्सा लिया था। इन विमानों ने ईरान के अहम परमाणु सुविधाओं पर 14 बंकर बस्टर बम गिराए। खबरों के मुताबिक इन बमों का वजन करीब 30,000 पाउंड था। ईरान पर मानसिक दबाव बनाने का प्रयास तो है, सैन्य जमावड़ा भी बढ़ाया जा रहा है। माना जा रहा है कि ईरान पर पिछले साल जून में हुए हमलों का रूट और रणनीति ही दोहराई जा सकती है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेना के KC-135 स्ट्रैटो टैंकों की तैनाती की जा रही है। 4 स्ट्रैटो टैंकर स्पेन के मोरान एयरबेस पहुंच चुके हैं। इन टैंकरों से हवा में उड़ते B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स की रिफ्यूलिंग की जाएगी ताकि वो बिना जमीन पर उतरे अमेरिका से आकर ईरान पर हमला करें और लौट जाएं। पिछली बार की ही तरह इस बार भी अमेरिका के निशाने पर ईरान की परमाणु फैसिलिटी के साथ ही सरकार और सुप्रीम लीडर खामेनेई है। कैलिफोर्निया में B-2 बॉम्बर्स का बेस है जो ईरान से करीब 13,000 किलोमीटर दूर है। रास्ते में मिसौरी का बाइटमैन एयरफोर्स बेस है और स्पेन के मोरान एयरबेस पड़ता है जहां पर बॉम्बर्स की रिफ्यूलिंग की जा सकती है। इसके अलावा अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर डीप स्ट्राइक के लिए F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट और नजदीकी जंग के लिए A-10 थंडरबोल्ट फाइटर प्लेन भी तैयार है। ईरान के पास जॉर्डन का मुवाफक अल सल्ती एयरबेस अमेरिका के लिए काफी अहम है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के 20 से ज्यादा C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट विमान पहुंच चुके हैं।
इनके अलावा समंदर में अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन भी कुछ दिनों में ही तैनात हो जाएगा, जिसके साथ डिस्ट्रॉयर और सबमरीन भी ईरान पर हमले के लिए लंगर डाल देंगे। जहां एक और ट्रंप की महत्वाकांक्षा और प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जे की मंशा उन्हें ईरान की जमीन पर हमले के लिए उकसा रही है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी पूरी तैयारी कर ली है। ईरान की ड्रोन आर्मी बेजोड़ है, मिसाइलें तैयार हैं, आईसीबीएम का परीक्षण किया जा चुका है, एयर डिफेंस सिस्टम टेस्ट किए जा चुके हैं। ईरान में ऐसी तैयारियां पिछले साल 12 दिनों के युद्ध के दौरान भी नहीं की गई थी। इस बीच खबर है ईरान में चीन के कई कार्गो विमान भी पहुंच चुके हैं, जिनमें भारी संख्या में सैन्य साजो सामान मौजूद था। साफ है कि ट्रंप की दुनिया पर राज करने की मंशा उन्हें ईरान पर हमले के लिए तैयार कर रही है, तो ईरान भी पलटवार के लिए तैयार है। और इन दोनों के बीच पूरी दुनिया सहमी हुई है, क्योंकि अगर खाड़ी के इलाकों में जंग हुई तो यकीनन दुनिया के लिए बुरा सपना साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो ईरान पर हमला करने के लिए पूरी तरीके से यूएस की आर्मी तैयार नजर आ रही है और यही वजह है कि जगह जगह पर जो तैनाती है फाइटर जेट की वो अमेरिका की तरफ से कर दी गई है। लेकिन अब हम बात करते हैं ग्रीनलैंड की, जो तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर बनता जा रहा है और माना यह जा रहा है कि ट्रंप के बढ़ते कदम और ग्रीनलैंड पर कब्जे की उनकी जो मंशा है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्क्रिप्ट पूरी तरीके से तैयार कर रही है। दुनिया का सबसे बड़ा बर्फीला द्वीप, सबसे बड़ी जंग का मैदान बनने जा रहा है। दुनिया में अपनी धाक जमाने की मंशा रखे ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश में है। दूसरी ओर ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए डेनमार्क तैयार है, उसके साथ यूरोप भी है।
जबकि तीसरी ओर रूस और उसका गठबंधन, जिसमें चीन, उत्तर कोरिया भी शामिल है। ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मिनरल्स से भरपूर ग्रीनलैंड की रक्षा अमेरिका ही कर सकता है। साथ ही उन्होंने ग्रीनलैंड को यूरोप के साथ जियोपॉलिटिकल तनाव का केंद्र बताया। हालांकि ट्रंप की कथनी और करनी में कितना फर्क है, ये उनके बयान और सैन्य तैयारियों से समझा जा सकता है। बताया जा रहा है कि ग्रीनलैंड में अमेरिका के पिटुफिक बेस पर सैन्य तैनाती बढ़ाई जा रही है। इस बीच खबर है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर हमले का प्लान भी तैयार कर लिया है। इसके मुताबिक सबसे पहला अमेरिका का EA-18G ग्राउलर विमान ग्रीनलैंड में एंटर कर सकता है, जो दुश्मन के रेडार और संचार सिस्टम को खत्म कर देगा। इससे मिसाइलें टारगेट से भटक सकती हैं, संचार सिस्टम खत्म हो सकता है। इससे ग्रीनलैंड में मौजूद नेटो जवान अपने देश को भी कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद F-35 और F-22 इलाके की घेराबंदी करेंगे। और इस पूरे इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित किया जा सकता है। यहाँ आने वाले दुश्मन के फाइटर जेट से जंग हो सकती है। प्लान के तीसरे चरण में C-17 कार्गो विमान से पैराट्रूपर्स को ड्रॉप किया जा सकता है। कमांड पोस्ट और दूसरे सैन्य ठिकानों पर अटैक कर सकता है। जिसके बाद अमेरिका समंदर में सबमरीन की तैनाती कर सकता है। इसके बाद ग्रीनलैंड की राजधानी नूक पर कब्जे का प्लान शुरू हो सकता है। वहां होवरक्राफ्ट, बख्तरबंद गाड़ियां और हल्के टैंक तैनात किए जा सकते हैं। अगर किसी ने विरोध नहीं किया तो यह पूरा मिशन कुछ घंटों में ही पूरा हो सकता है। मिशन पूरा होने के बाद पिटुफिक बेस पर अमेरिकी सेना की तैनाती बढ़ाई जाएगी। ग्रीनलैंड के बंदरगाह का अमेरिका इस्तेमाल करेगा। वहां अमेरिकी जहाज और सबमरीन तैनात होंगे। इसके अलावा GUI के गैप की निगरानी भी अमेरिका कर सकता है। अमेरिका का दावा है कि ओलेनिया गोबा बेस से रूसी बॉम्बर उड़ान भरते हैं और रूस इनका इस्तेमाल ग्रीनलैंड पर हमले के लिए कर सकता है। कि ग्रीनलैंड अमेरिका और डेनमार्क के बीच का विवाद है, उसका रूस से कोई लेना देना नहीं है। माना जा रहा है कि ग्रीनलैंड से दुनिया में ताकत का संतुलन बिगड़ सकता है। यूरोपीय देश अमेरिका की आंख में आंख डालकर दो हाथ करने को तैयार है। जहां एक और डेनमार्क का कहना है कि वो ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए पैकेज तैयार कर रहा है, तो वहीं बेल्जियम ने चेतावनी दी है कि अमेरिका ने रेड लाइन पार कर दी है। ग्रीनलैंड के बाद भी ट्रंप के कदम थम जाएंगे।
क्योंकि इसके बाद ट्रम्प खनिज तेल से भरपूर लोमोसोव रिज की ओर बढ़ सकते हैं। साफ है कि ट्रम्प की महत्वाकांक्षा की वजह से न केवल नेटो के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े हो गए हैं, बल्कि एक और वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टुडे। और आइए अब आपको बताते हैं अमेरिकी एयरफोर्स की बढ़ती ताकत के बारे में। दरअसल अमेरिका एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और अमेरिकी एयरफोर्स के लिए F-47 फाइटर जेट के प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि छठी पीढ़ी के इस विमान के सेना में शामिल हो जाने से अमेरिकी एयरफोर्स की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अमेरिकी वायुसेना दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरफोर्स है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट्स का मुकाबला बहुत मुश्किल है। दुनिया 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स तैयार करने के लिए जद्दोजहद कर रही है, तो अमेरिका में छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स पर काम किया जा रहा है। विश्व युद्ध हो, वियतनाम युद्ध हो या फिर शीत युद्ध, हर बार अमेरिकी एयरफोर्स ने अपनी उपयोगिता साबित की। हर बार दुश्मन को धूल चटाई और हर बार अमेरिका एक नए विजेता के रूप में सामने आया। आज अमेरिका के पास फाइटर जेट्स, स्टेल्थ बॉम्बर्स, फाइटर हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट विमानों का एक पूरा बेड़ा मौजूद है, जो दुनिया में कहीं भी अमेरिका की बादशाह काम करने का दम रखता है। अमेरिकी वायुसेना के पास F-35 जैसा शानदार फाइटर जेट है, जिसकी मौजूदगी ही दुश्मन को टेंशन देने के लिए काफी है, जिसके आते ही जंग के मैदान में हालात बदलने लगते हैं। अमेरिका का ये अब तक का सबसे एडवांस फाइटर जेट है, जो एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। ये जेट छोटे रनवे और एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते हैं। अब अमेरिकी सेना अब तक के सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-47 पर काम कर रही है, जो इतिहास के सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट और बॉम्बर P-47 थंडरबोल्ट की अगली पीढ़ी माना जा रहा है।
F-47 के बारे में जानने से पहले आइए आपको दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी को मिट्टी में मिला देने वाले शानदार बॉम्बर P-47 के बारे में बताते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान P-47 थंडरबोल्ट एक भारी लड़ाकू विमान था। 1948 में अमेरिकी वायुसेना ने अपने विमानों के नाम रखने का तरीका बदला, जिसके बाद P-47 को F-47 नाम दिया गया। P-47 को इसके भारी हथियारों के कारण उड़ने वाला टैंक कहा जाता था। उसमें 8 मशीन गन लगी थी जो एक साथ आग उगल सकती थी। P-47 करीब 2500 पाउंड तक के बम और 5 इंच के रॉकेट ले जाने में भी सक्षम। जमीन पर चलते हुए टैंकों और बंकरों को पलक झपकते ही तबाह कर सकता था। P-47 के कॉकपिट और फ्यूल टैंक के चारों ओर भारी स्टील प्लेटें लगी थी। P-47 कितना खतरनाक था और उसने दूसरे विश्व युद्ध में कितनी तबाही मचाई, अब आइए आपको बताते हैं। P-47 पहला ऐसा लड़ाकू विमान था जिसने बॉम्बर्स को जर्मनी के अंदर तक सुरक्षा दी। दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट तोपों के सीधे वार झेलने के बाद भी यह विमान उड़ता रहा। दावा है कि इंजन आधा तबाह होने या पंखों में छेद होने के बावजूद यह विमान लौट आया। 6 जून 1944 को P-47 ने मित्र देशों की सेनाओं पर जबरदस्त हमला किया। हमले में 6000 से अधिक टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां नष्ट हो गईं। तत्कालीन P-47 में कई तकनीकी खासियत थी जो उसे बेजोड़ बनाती थी। माना जा रहा है कि P-47 का अगला वर्जन F-47 के रूप में सामने आएगा, जो कई खूबियों से लैस होगा। माना जा रहा है कि ये लेजर हथियारों से लैस होगा, साथ ही बिना पायलट के भी AI के जरिए मिशन पूरा कर सकेगा। इसकी रफ्तार माक 5 हो सकती है। और विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात।